हाँ जी स्टूडेंट्स, तो बेटा मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल करवाया था लास्ट टाइम। ठीक है बच्चे, ऑनलाइन ही। तो बस बच्चे अब मैं वीडियो ही बना रहा हूँ क्योंकि आपका रिस्पॉन्स बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, तो ये दुख की बात है कि भाई इतने एफर्ट करने के बाद ही बेटा आप बोलते नहीं हो बिल्कुल भी। तो बेटा फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज के बारे में हमने कर लिया था। तो अब उसी का एक सब पार्ट, छोटा सा पार्ट रह गया था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। आपने देखा था बेटा, इस साइड हमने एक हाफ सेल लिया था जिंक का जो एनोड की तरह एक्ट कर रहा था, और राइट हैंड साइड पर हमारा कॉपर का इलेक्ट्रोड था जो कैथोड की तरह एक्ट कर रहा था। तो ध्यान रखना बच्चे, लेफ्ट हैंड साइड पर हमेशा एनोड वाले इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, और राइट हैंड साइड पर हमेशा कैथोड वाले। ठीक है बच्चे, कोशिश करता हूँ एक बारी पेज पे लटके आपको दिखाने की कि लास्ट टाइम आपने किस तरह की रिएक्शन करी थी। देखिए बेटा, ये था हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल था, और इसमें आपने देखा था कि जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करके Zn2+ आयन बना रहा था। मतलब जिंक का जो इलेक्ट्रोड था, जो जिंक का पोर्शन था, वो वहां ऑक्सीडेशन हो रही थी, वहां के एटम आयन बना रहे थे, और यहाँ कैथोड पर इलेक्ट्रॉन गेन करके आयन एटम बना रहे थे। तो आप ध्यान दीजिएगा कि जब भी हम सेल को क्या करेंगे, जब भी बेटा आपने सेल को रिप्रेजेंट करना है तो ध्यान देना है कि एनोड हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर रहेगा, कैथोड राइट हैंड साइड पर रहेगा। आपने देखा भी, पीछे मैंने दिखाया कि जिंक पर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वहां के एटम आयन बदल रहे हैं। तो जिंक को या एनोड को रिप्रेजेंट करते वक्त पहले एटम आएंगे, सेमीकोलन डाल के फिर आयन आएंगे, और जब कैथोड को रिप्रेजेंट करोगे राइट हैंड साइड पर तो पहले आयन आएंगे, सेमीकोलन डाल के फिर एटम आएंगे। और ध्यान दीजिएगा, बीच में साल्ट ब्रिज को हम डबल स्लैश से रिप्रेजेंट करेंगे। ये पैरेलल लाइन है, थोड़ी टेढ़ी है, स्लैश बोल देते हैं। और बेटा ध्यान रखना एक चीज का और, कि वहां पर चाहे एनोड हो चाहे कैथोड हो, जो भी इलेक्ट्रोलाइट आपने लिया है उसकी जितनी कंसंट्रेशन है वो हम आयनों के साथ ब्रैकेट में उसको रिप्रेजेंट कर देंगे, तो 1 मोलर आ जाएगा। सेमीकोलन को हटाकर आप सिंगल स्लैश का यूज भी कर सकते हो। तो ये थी बच्चे हमारे पास क्या, सेल की रिप्रेजेंटेशन। अब बात आती है कि इलेक्ट्रोड क्या होता है। इलेक्ट्रोड कहोगे सर इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, सिर्फ एक ये मेटल की रोड होती है। तो बच्चे आपकी बात सही है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोड क्या होता है, जब किसी मेटल को उसी के आयन के सोल्यूशन में डुबोया जाएगा। अगर जिंक है तो अंदर ऐसा कोई इलेक्ट्रोलाइट लेंगे जिसमें Zn2+ आयन हो। जिंक क्लोराइड ले सकते हैं, जिंक सल्फेट ले सकते हैं, जिंक नाइट्रेट ले सकते हैं, कोई भी चीज लो, होना इलेक्ट्रोलाइट चाहिए, और ऐसा इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए जिसमें वही वाले आयन प्रेजेंट हो जिसकी हमने रोड उसमें डिप करनी है। तो इलेक्ट्रोड की डेफिनेशन समझे, व्हेन ए मेटल रोड इज डिप्ड इनटू इट्स ओन आयन सोल्यूशन। ओन का मतलब अपना, जब एक मेटल अपने ही आयनों के सोल्यूशन के कांटेक्ट में होगी या डिप होगी उसमें, तो ऐसी अरेंजमेंट को क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रोड बोला जाएगा। अब आपने चीज नोट करी बेटा, जब अभी आपको रिप्रेजेंटेशन करवाई है कि जिंक इलेक्ट्रॉन देता है इस सेल में और कॉपर इलेक्ट्रॉन लेता है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि जिंक हमेशा इलेक्ट्रॉन देगा ही। अब वही बात है, मैं किसी बंदे से हार रहा हूँ, मान लो कोई कुश्ती का मैच है, मैं हार रहा हूँ, तो जरूरत तो नहीं कि मैं हमेशा हारूंगा ही, हो सकता है किसी और बंदे से मैं जीत जाऊं। तो कहने का मतलब ये है, तो दिमाग में ये मत बिठा लेना कि जिंक तो हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, उस पर तो ऑक्सीडेशन होगा, यानी कि वो तो एनोड की तरह एक्ट करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, वो डिपेंड करता है कि उसके साथ जो इलेक्ट्रोड है, ठीक है, उसकी क्या टेंडेंसी है। तो आपने देखा, कोई भी इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, और इलेक्ट्रॉन देने या लेने की क्षमता को ही क्या बोलते हैं, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड की डेफिनेशन के बाद आपको डेफिनेशन मैं बता रहा हूँ इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल की। तो इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को ई से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, ई से। तो क्या होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये बताया तो, द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लूज और गेन द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन छोड़ने की या इलेक्ट्रॉन को गेन करने की जो क्षमता है, उसे क्या बोलते हैं बच्चे, इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल बोला जाता है। समझ में आई बेटा बात। तो अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बाद आपको एक चीज और बतानी है, अगर किसी भी इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को मापते वक्त, मेजर करते वक्त हमें कोई कह देना कि टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस यानी कि 298 केल्विन रखना है और कंसंट्रेशन 1 मोलर रखनी है सोल्यूशन की, तब ध्यान रखना इन दो कंडीशनों में जो इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल होता है ना, ई, उसको हम बोलते तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही है, लेकिन स्टैंडर्ड बन जाएगा कि कंडीशनें स्टैंडर्ड कंडीशंस आ गई है।
ये स्टैंडर्ड कंडीशन होती है। जब भी हमारी केमिस्ट्री में बोला जाता है नॉर्मल कंडीशन एन आ जाए, ठीक है, तो इसका मतलब 25 डिग्री सेल्सियस सॉरी तो 0 होगा, और जब स्टैंडर्ड आ जाए तो 25 होगा। तो यहाँ बेटा 25 रखा गया है तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो जाएगी, ठीक है। रहेगा तो इलेक्ट्रोड, रहेगी तो उसकी पोटेंशियल ही, यानी कि इलेक्ट्रॉन देने या लेने की क्षमता, लेकिन बस इस कंडीशन में वहां पर स्टैंडर्ड वर्ड यूज करेंगे बच्चे, और ई के ऊपर एक बिंदी लग जाएगी। अगर आपको सिंपल ई दिया हो तो समझ लेना 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नहीं है, कोई भी टेम्परेचर है लेकिन 25 नहीं है। अगर नोड आ गया तो समझ लेना भाई 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 1 मोलर कंसंट्रेशन है, ठीक है बेटा। तो अब किसी भी इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल, मैंने बोला ना, या तो कोई भी इलेक्ट्रोड या इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और ले भी सकता है। तो इलेक्ट्रोड की जो पोटेंशियल है वो किन बातों पर निर्भर करती है, ठीक है। अब वही बात है, मैं जीतूंगा या हारूंगा किस पे डिपेंड करेगा, मेरी ताकत पे डिपेंड करेगा ना। तो वैसे ही किसी भी इलेक्ट्रोड की जो पोटेंशियल होती है इलेक्ट्रॉन देने की या इलेक्ट्रॉन लेने की, किस पे डिपेंड करती है। एक तो बच्चे वो उस मेटल का नेचर क्या है, ठीक है। अब मान लो 2 मिनट के लिए मेरे पास 2 इलेक्ट्रोड है, एक जिंक का है और एक सिल्वर का है। अब दोनों इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, लेकिन दोनों की इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता इक्वल तो नहीं होगी, हो सकता है जिंक की ज्यादा और सिल्वर की कम। दूसरी चीज बच्चे,